वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाल ही में हुए हेड कांस्टेबल जीडी एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ऑफ सीआरपीएफ में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। हाल ही में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आए हुए एक शिफ्ट के हमने सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व किए हैं और आपके लिए हमने यहाँ ये वीडियो बनाई है। इससे पिछली वीडियो में जो हमने बनाई थी आपके लिए हेड कांस्टेबल जीडी के, वो एक मॉक टेस्ट था और आप सभी ने उस वीडियो पे हमें इतना प्यार दिया, आप सभी का शुक्रिया। इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो पे उतना ही हमें प्यार देंगे। तो अभी तक जिस किसी ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी बताई हुई अपलोड किए हुए सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे आए थे। जो हमारे क्वेश्चन आए थे वो मेंटल एबिलिटी के रिगार्डिंग, जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों थे, और हिंदी और सीआरपीएफ के रेगुलर क्वेश्चंस जो सीआरपीएफ में हमारे सर्विस में यूज़ होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया है। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम छोर पर है। उससे पहले आप देखें, ये सेट डी का पार्ट ए है। यहाँ पे लिखा है दिए गए 7 अक्षर AYERSP और L हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बाएं से दाएं व्यवस्थित हैं। S और E के बीच 3 अक्षर हैं। E और A के बीच केवल 1 अक्षर है। S के ठीक बाएं R है। E के ठीक बाएं Y है। P और L एक दूसरे के निकट हैं। L R के निकट नहीं है। तो बताना चाहूँगा इसका आंसर जो है वो निम्नलिखित में से कौन अंतिम छोर पर है। तो A और S जो है वो अंतिम छोर पर बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन P के ठीक दाएं बैठा है। तो ठीक दाएं कौन बैठा है, R बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3, E के निकट कौन सा अक्षर है। तो E के निकट जो है वो Y और L बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, स्टडी द टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो टेबल देखते हुए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन है, होटल सी द्वारा खपत खाद्य सामग्री की कुल मात्रा होटल ई द्वारा खपत खाद्य सामग्री की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हम होटल जो है सी और ई दोनों के जितना भी यूज़ इन्होंने किया है उनको सम करके परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे हम यहाँ पर। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको थ्रू आउट सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवा देंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, होटल डी द्वारा खपत की गई चीनी और कॉफ़ी की मात्रा का होटल एफ से क्रमश अनुपात क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है 9:11, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है होटल ए द्वारा खपत चावल की मात्रा सभी होटलों द्वारा खपत चावल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर आपने ये टेबल सही से पढ़ लिया है तो इजी क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर ये। तो ऑप्शन सी 15%। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सभी होटलों द्वारा एक साथ खपत की गई गेहूं की औसत मात्रा का महीने के दौरान सभी होटलों द्वारा एक साथ उपभोग की गई सब्जियों की औसत मात्रा का संबंधित क्रमश अनुपात क्या है। तो दोनों का अनुपात जो है वो है ऑप्शन डी 326:165। क्वेश्चन नंबर 8, किस होटल ने महीने भर में कुल खाद्य पदार्थों की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग किया। तो ऑप्शन बी, यानी कि बी होटल। क्वेश्चन नंबर 9 है A train traveling at a speed of 54 km per hour cross
can cross a bridge in 15 seconds. If length of the bridge is twice of length of the train, then find the length of the bridge. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक ट्रेन की गति जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह किसी पुल को 15 सेकंड में पार करती है, और जो पुल की लंबाई है वह है ट्रेन की दुगनी। तो यहाँ पर हमारा जो, हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस का जो आंसर है वो मीटर में है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर लेंगे। ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन वहाँ पे। उसके बाद जो ट्रेन की लंबाई है उसे एक्स ले लेंगे और जो पुल की लंबाई है वो 2x हो जाएगी। तो ईजी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो भी डिस्टेंस आएगा इस फॉर्मूले से ट्रेन का आ जाएगा और हम ट्वाइस कर देंगे तो वो पुल का हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ मनी, यानी कि एक राशि 5 वर्षों में 4,000 रुपये और 9 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो इस प्रकार होगा कि कोई भी पैसे जो है, कोई भी प्रिंसिपल 5 साल में 4,000 होता है और 9 साल में 6,000 होता है, तो हम सबसे पहले जो है ईयर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 साल में, और अमाउंट का डिस्टेंस प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल लेंगे अमाउंट का, वो 6,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 2,000, यानी कि 4 साल में 2,000 रुपये का ब्याज, यानी कि 1 साल में 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 ईयर्स में 2,500 रुपये का ब्याज, और जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा 1,500 रुपये होगा। तो अकॉर्डिंग जैसे हमने सॉल्व किया तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 33%। आप भी इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष और दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, बट इतने टफ होते नहीं हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन हैं, कथन निष्कर्ष के। तो क्वेश्चन है, कुछ डियर्स ड्रीम है, सभी ड्रीम रियल हैं, कोई रियल फेक नहीं। निष्कर्ष है इसका, कुछ सपने नकली हैं, सब सपने नकली ही नहीं होते। यहाँ पर जो है वो आंसर है वो यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कथन जो है वो है, कोई रेन गेम नहीं है, कुछ गेम चेन समान है, कोई चेन लेन नहीं है। इसका निष्कर्ष, कुछ चेन्स रेन नहीं होती हैं, कुछ गेम्स लेन है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का कथन जो है वो है, कुछ मूवी टिकट है, कोई टिकट पॉपकॉर्न नहीं है, कुछ पॉपकॉर्न बर्गर है। निष्कर्ष, कुछ मूवी बर्गर है, कुछ बर्गर मूवी नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक जो है वो निम्नलिखित, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उससे पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी द फॉलोइंग अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ABCDEF E1BCAFECBB ACAOBNUVW। तो वर्णमाला, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने सी हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन आता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए वाला जो है वो सही है, 1। क्वेश्चन नंबर 15,
इफ़ ऑल द वोवल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, यदि श्रृंखला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा वर्ण बाईं ओर से 8वां होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, एफ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट? वर्णमाला श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? 5 से अधिक। ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 14th अल्फ़ाबेट्स, यदि पहले और 14वें अक्षर दूसरे और 15वें अक्षर और इसी तरह 13वें और 26वें अक्षर तक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं से 7वें स्थान पर होगा? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी टोटल वोवल्स इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला में कुल कितने स्वर हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 19, यदि शब्द शेयर होल्डिंग के पहले तीसरे पाँचवें और 8वें अंकों से केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का दूसरा अंक होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में x दें, और यदि अरे नहीं यार बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में y दें। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ई। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 7693142, इस संख्या में संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं यानी पेयर्स हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतनी ही संख्याएं हैं जितनी संख्यात्मक श्रृंखला के बीच होती हैं? यानी कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन 7693142, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी नंबर्स बिटवीन देम इन द नंबर एज दे हैव इन द न्यूमेरिक सीरीज। जो न्यूमेरिक सीरीज होती है 1 2 3 4 5 6, उसके हिसाब से कितने पेयर्स बन रहे हैं और उतना ही गैप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 21, उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसमें आना चाहिए आंसर जो है वो MN11। तो MN11 कुछ इस प्रकार होगा कि AZ जस्ट अपोजिट होते हैं और 2 प्राइम नंबर, DW जस्ट अपोजिट होते हैं प्राइम और फिर 3 प्राइम नंबर है, GT अपोजिट होते हैं 5 प्राइम नंबर है, JQ और वैसे ही MN और 11 प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक एक पैराग्राफ यहाँ पे गिवन है। इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 व्यक्ति EFGHLMNO एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। N के दाएं से दूसरे स्थान पर H बैठा है और H के दाएं से चौथे स्थान पर L बैठा है। F के दाएं M बैठा है और G और L के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्तियों की संख्या O और F के बीच में है। G के ठीक बाएं O बैठा है जो L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इस सभी लेटर्स की एक सीरीज़ बन जाएगी जो कि इन क्वेश्चंस को आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इनसे। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया है। जो आंसर होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। इफ़ ऑल द गिवन अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यदि दिए गए सभी अक्षरों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगवाया जाए तो उनमें से कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में 2 में से कौन कोनों पर बैठे हैं, N और M? क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट E is related to O and H is related to G,
इन अ सेम वे एज O इज रिलेटेड टू F। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन E एंड M। E और M के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो यहाँ पर 4 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका, कोई नहीं। क्योंकि केवल 2 व्यक्ति H के बाईं ओर बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 32 तक। पैराग्राफ गिवन है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। A, B, C, D, E, F, G और H नाम के 8 व्यक्ति अलग अलग वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, अर्थात वर्ष 1969, 72, 78, 81, 89, 97, 2000 और 2005 के एक ही महीने में पैदा हुए हैं। उनकी आयु 2016 के समान महीने के आधार पर मानी जाती है। जी का जन्म सम संख्या वर्ष में हुआ, लेकिन उस वर्ष में नहीं हुआ है जो 4 से विभाज्य नहीं है। ए अब 36 वर्ष का है, X0005 VF से लगता है ये है मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे ए जो है वो 36 वर्ष का है, बी एफ से 17 साल बड़ा है, जो कि 8 साल ए से छोटा है। देयर आर 8 ईयर गैप बिटवीन एज ऑफ ई इन 2005। ई वॉज बॉर्न अर्लियर देन जी, यानी कि ई जो है वो जी से पहले जन्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, इन विच ईयर डज एफ बॉर्न। तो इसका आंसर होगा 1989। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एज ऑफ जी इन 2016। तो इसका आंसर होगा 16 साल। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। निम्नलिखित 5 में से 4 निश्चित तरीके से एक समान हैं और इसीलिए वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? 1978, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, बाय हाउ मेनी ईयर्स दिस बी वॉज बॉर्न बिफोर ई। ऑप्शन डी 25 साल। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ईयर्स गैप बिटवीन सी एंड डी। इसका आंसर है 36 साल। क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एक दुकानदार 2 प्रकार के गेहूं कीमत 45 रुपये प्रति किलोग्राम और 58 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाकर बेचता है। परिणामी मिश्रण 55 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। उसने गेहूं किस अनुपात में मिलाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8:5। ये क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 20%। क्वेश्चन नंबर 34, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड 60 days वर्किंग अलोन। यानी ए और बी जो है वो अकेले काम करके 20 और 60 दिन में रिस्पेक्टिवली अपना काम खत्म कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। एक साथ मिलकर वो कितने दिन में काम कर देंगे? तो इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन सी 15 days। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39 तक ये प्रश्न निम्नलिखित 5 संख्याओं पर आधारित है। 834, 427, 563, 649, 975। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, यदि संख्याओं के सभी अंकों को संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है?
975, 649, 83, तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक संख्या में से 1 घटाया जाता है तो उनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? ऑप्शन बी 427। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग क्या है? ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 39, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 40, इफ यदि संख्या 5827936 की प्रत्येक सम संख्या में से 1 घटा दिया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे? ऑप्शन सी 1, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी लेटर will be remain at the same position in the word surface when they are arranged in the alphabetical order from left to right? ऑप्शन सी सिर्फ 1। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ 5 व्यक्ति हैं अर्थात PQRST। यदि QR और S से लंबा है, R और S से लंबा है, यदि R और S से लंबा है लेकिन T से छोटा है, S T से छोटा है जो सबसे लंबा नहीं है, तो सभी में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी Q इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, शब्द सेनेटा में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णानुक्रम में होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 48 तक। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है 9, उसके बाद 11, 16, 26, क्वेश्चन मार्क 69। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर गैप जो बन रहा है 9 से 11, 11 से 16 और 16 से 26, जो इस पैटर्न का फॉलो करता है उसमें जो हमारा आंसर फिट हो रहा है वो 43 हो रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके जो क्वेश्चन की क्वेरी है आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन सेम हमारा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है 3, 4, 10, उसके बाद 33, 136, क्वेश्चन मार्क 183। तो इसके लिए जो आपने पैटर्न फॉलो करना है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 3 1 3 + 1 4, 4 2 8 + 2 10, 10 3 33, 23 30 + 3 33, उसके बाद 33 × 4, इसमें 4 ऐड करके, और 136 में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करेंगे तो 685 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। सेम सीरीज़ का क्वेश्चन है 46 भी, आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, बट पैटर्न जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया है। सेम एज 47 है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट्स आपके क्लियर कर सकता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 48 सेम एज पैटर्न नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 49 है। ये कह रहा है कि एक संख्या x का 5% दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 96 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले हम एक सिंपल इक्वेशन बना लेंगे दैट 5% ऑफ x इज इक्वल्स टू 125% ऑफ y। 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ये उसके बेसिक्स 100 पे 25 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा x रेशियो 5, x रेशियो y इज इक्वल्स टू 25 रेशियो 1, यानी कि x की वैल्यू जितनी 25 के बराबर है y की वैल्यू 1 के बराबर है। दोनों का डिफरेंस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 100 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, द रेशियो ऑफ A's एज 3 years ago and B's एज 5 years ago इज 4:5, यानी कि 3 वर्ष पूर्व A की आयु और 5 वर्ष पूर्व B की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि A B से 4 वर्ष छोटा है तो B की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन नॉट सो टफ, इजी क्वेश्चन। अगर A की आयु हम x मान लेते हैं तो B उससे 4 साल बड़ा होगा, यानी कि अगर A B से 4 साल छोटा है तो B 4 साल बड़ा है। तो A को ले लेंगे x और B को x+4। यहाँ पर इक्वेशन बनेगी x - 3/x+4 - 5 इज इक्वल्स टू 4:5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ B, यानी कि 15 साल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 240 लीटर है। दोनों पाइपों को साथ साथ खोला जाता है और 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने के लिए और कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। तो दोनों की इफ़िशियंसी निकाल लेंगे दैट 1 घंटे में कौन कितना काम करता है, और हमें कैपेसिटी मिल चुकी है। तो इसका एक मेथड है, सिंपल हम सॉल्व करते हैं। 16, 12, इस क्वेश्चन में सिंपल हमें 240 लीटर अगर टैंक की कैपेसिटी दे रखी है और A किसी पाइप को 16 घंटे में भरता है तो वर्क अपॉन टाइम से हम A की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दैट 1 आवर में कितना काम करता है, सेम एज़ फॉर B। और इसका जो आंसर है वो 170 है। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है ए पर्सन कवर 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में यानी कि 4 घंटे में तय करता है, और वही व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम 48 किलोमीटर की दूरी 1440 मिनट में तय करता है, यानी कि 24 घंटे में तय करता है। तो धारा की वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। हमें डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल यानी कि रफ्तार मिल जाएगी। 32 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो डाउन स्ट्रीम जाता है, और 24 घंटे में 48 किलोमीटर वो विपरीत जाता है, यानी कि 2 घंटे प्रति किलोमीटर उसकी अपस्ट्रीम रफ्तार है, यानी कि धारा के विपरीत जाता है। अगर तो यहाँ पर सिंपल इसका फॉर्मूला है दैट यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5, 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम अगर हमें धारा की रफ्तार निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, यानी कि 8 - 2 अपॉन 2। तो आंसर आएगा हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 5 years is ₹1500 more to the simple interest on the same at 12% per annum for the same period. Find the sum.
तो प्रिंसिपल बताओ कितना है। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसी एक प्रिंसिपल पर 5 साल के लिए 15% की ब्याज के दर से अगर ब्याज लिया जाए तो वह 1500 रुपये ज़्यादा है अगर 12% की ब्याज की दर से 5 साल के लिए उसी प्रिंसिपल पे अगर हम ब्याज लगाएं। तो इसका एक इक्वेशन सिंपल सा बनता है जो कि है सेम फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। मैंने आपको हिंट दे दी इसमें। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर जो है वो है 10,000। क्वेश्चन नंबर 54, रोहित स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 6500 एंड आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि रोहित 6500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 8 महीने बाद रोहित श्याम को अपने व्यवसाय में साथी के रूप में शामिल करता है। 4 वर्षों के बाद लाभ की पूंजी को 13:12 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। श्याम का इस पूंजी में योगदान क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा हिंट है क्वेश्चन के लिए दैट रोहित अगर किसी काम को शुरू से उस बिजनेस में था और श्याम 8 महीने बाद आया है तो टोटल 4 सालों में जो श्याम की भागीदारी रही है वो टोटल में से 8 महीने कम हो जाएगी और हम इसके रेशियो से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी के लिए क्वेश्चन है सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर बता दूंगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही है 7200। क्वेश्चन नंबर 55, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 20 km/h एंड द रेट ऑफ करंट इज़ 4 km/h। यानी कि स्पीड ऑफ बोट पता है और जो धारा की रफ्तार है वह भी पता है। तो डाउन स्ट्रीम आधे घंटे में बोट कितना कवर करेगी, लेकिन नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 मिनट में तय की गई दूरी है ऑप्शन सी 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए भी आप SI/PRT का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 57, 2 ट्रेन्स 128 मीटर और 122 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं ऑन पैरेलल लाइंस। दोनों की रफ्तार यहाँ पे गिवन है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय में वे एक दूसरे को मिलने के क्षण से अलग कर देंगी, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे हमें जो आंसर है वो सेकंड्स में गिवन है और जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो मीटर्स में है और जो स्पीड गिवन है वो km/h में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा जो हमारी स्पीड है उसे हम चेंज कर लेंगे। इसका एक मेथड है दैट 48 km/h को अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसके लिए हमें सिंपली दोनों डिस्टेंस को ऐड करना होगा। दोनों ट्रेन एक दूसरे को अगर क्रॉस करेंगी तो वो खुद की ही लेंथ को क्रॉस करेंगी और जब एक दूसरे की तरफ अपोजिट आ रही हैं तो इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी 48 + 42 90 km/h। इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन ए 10 सेकेंड्स। आप सॉल्व करिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 58, ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल एक नाव 7 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 14 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की गति क्या है। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी पिछला ही क्वेश्चन ये वाला सेम था। इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे सॉल्व करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी 3 km/h सही है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है राम सेल्स अ कार टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड मोहन सेल्स इट टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%।
तो हाउ मच प्रॉफिट राम वुड हैव गॉट इफ़ ही हैड सोल्ड द कार डायरेक्टली टू श्याम एट द प्राइस ऑफ श्याम बॉट इट। सिंपल है, राम किसी चीज़ को मोहन को बेचता है 16% के लाभ पे, और वही मोहन जो है श्याम को बेच देता है 25% के लाभ पे। हम बेसिकली अगर ले लें 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको 16% के लाभ पे बेचेंगे तो 116 रुपये की बेची गई, और वही 116 रुपये की चीज़ को 25% के लाभ पे बेचा जाएगा तो वो हो जाएगी 145 रुपये की। तो अगर ये सवाल कह रहा है यदि वह राम जो है डायरेक्टली श्याम को बेचता वो सामान, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? तो उसे होता 100 रुपये की चीज़ थी, 145% रुपये बेची, 145 रुपये की बेची गई, यानी कि 45% का लाभ डायरेक्टली होता। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। अ सम यानी कि ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज़ 2410 रुपये वह 3 साल में हो जाते हैं और 2651 4 साल में हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो उसका सम बताइए, वो प्रिंसिपल कितना था। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि है फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ब्रैकेट क्लोज पावर टी, यानी कि टी टाइम है, यहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट। हमें सिंपली पता चल जाता है यहाँ से दैट तीसरे साल में वो 2410 रुपये हो जाते हैं और चौथे साल में 2651, यानी कि एक साल का जो ब्याज है, जो चौथे साल में हमें ब्याज मिला है, उसका जो प्रिंसिपल है वो तीसरे साल का टोटल सम है, अमाउंट है, यानी कि 2410 पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो जुड़कर बन जाएगा 2651। तो हम माइनस कर देंगे 2651 में से 2410, हमें मिल जाएगा 241, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 2410 पे 241 रुपये मिल रहे हैं एक साल के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल जाएगा, यहाँ पे हमें रेट मिल जाएगा। और अगर हमें रेट मिल जाता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + rate/100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर टी, यानी कि टाइम। अब यहाँ पे हम अमाउंट 2410 रख के टाइम को, रेट को 10 और टाइम को 3 रख सकते हैं, और अमाउंट को 2651 रख के रेट को 10 और टाइम को 4 रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अप्रॉक्स इसका जो आंसर है वो 1810 आएगा, जो कि इन तीनों ऑप्शंस में कोई सा भी सही नहीं है। तो आज हमारे मैथ्स के जो क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। पार्ट ए हमारा सॉल्व होता है, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट बी में स्टार्ट होते हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चंस हैं, और वो सारे ही क्वेश्चन CRPF में हमारे यूज़ होते हैं, होने वाले, हमारी सर्विस में यूज़ होने वाले रेगुलर डेज के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जो हमारे प्रतिदिन के इस्तेमाल में होते हैं, और हमें हमारी सर्विस में ये सारी चीज़ें काम हैं, राइफल से लेके हमारी छोटी मोटी चीज़ों के सारे रजिस्टर्स, फॉर्म संख्या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 61 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ वेटिंग टू विजिट ब्लाइंड ग्रेनेड? ब्लाइंड ग्रेनेड के पास कितनी देर बाद जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी है 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ कोबरा बटालियंस आर इन CRPF? ऑप्शन बी 10। कोबरा बटालियन यानी कोबरा के फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द फॉर्म नंबर ऑफ CRPF फायरिंग पॉइंट रजिस्टर? तो फॉर्म संख्या 41। हाउ मैनी टाइम्स PET इज कंडक्टेड इन अ ईयर फॉर कोए जवान्स? तो ऑप्शन ए 2 बार। क्वेश्चन नंबर 65, which one of the below mentioned insurgent group is active in Assam? असम में इनमें से कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? तो ULFA उल्फा। क्वेश्चन नंबर 66, टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि
51 mm मोर्टार से कुल कितने तरह के एंगल से फायर किया जा सकता है? ऑप्शन सी 2 तरह के एंगल से। HE नंबर 36 हैंड ग्रेनेड के मार डालने का क्षेत्र क्या है? तो 9 गज, 9 यार्ड्स ऑल अराउंड। ऑप्शन डी चारों ओर। यहाँ पे 9 गज भी दे रखा है बट 9 गज आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 9 गज चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कांस्टेबल इन यूनिट इंट सेल ऑफ अ मेल? यानी कि सामान्य पुरुष वाहिनी जहाँ आसूचना शाखा स्वीकृत है कि आसूचना शाखा में कुल कितने आरक्षी होते हैं? 2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, एक बार में न्यूनतम कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है? ऑप्शन डी आधा दिन। क्वेश्चन नंबर 70, मैक्सिमम हाउ मेनी डेज ऑफ EL कैन बी डिपॉजिटेड इन लीव अकाउंट इन अ कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने दिनों का अर्जित अवकाश खाते में जमा किया जा सकता है? तो 30 दिन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए छुट्टियों के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 71, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो हमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंटली याद होना चाहिए दैट 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, और हुई थी किस नाम से? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, CRP। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ AKM? तो AKM का जो मैक्सिमम रेंज है यहाँ पर 800 मीटर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरप्शंस फाउंड इन AKM? AKM में कितने किस्म की रोकें पड़ती हैं? तो AKM में 2 किस्म की रोकें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, LMG में गैस की कमी होने पर गैस रेगुलेटर किस पर सेट करेंगे? लो से हाई पर। 74 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, 51 mm मोटर से कितनी पोजीशन से फायर किया जा सकता है? तो 3 पोजीशन से। नंबर 36 ग्रेनेड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। हाई वायर की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 15 फीट। क्वेश्चन नंबर 78, 84 mm रॉकेट लॉन्चर के HE राउंड की कारगर रेंज होती है 1000 मीटर। ऑप्शन बी। सेक्टर मुख्यालय में पदस्थ किसी मुख्य आरक्षी को कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में दे है? तो 15 दिन का आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में दे है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल? तो ऑप्शन सी 25 गज। 25 गज इसकी मारक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 81, UBGL किस हथियार के साथ प्रयोग किया जाता है? इंसास राइफल के साथ प्रयोग किया जाता है UBGL, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। क्वेश्चन नंबर 82, नेविगेशन में उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? नेविगेशन में जो उत्तर है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, कितने किट आइटम समर्पित किट आइटम घोषित किए जा चुके हैं जिसके बदले अभी अराजपत्रित कार्मिकों को ₹10,000 वार्षिक वर्दी भत्ता दिया जाता है? ऑप्शन बी 28। क्वेश्चन नंबर 84, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPF एक्ट 1949 कलेक्टिव फाइन इज मेंशन? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा हो जाता है, यहाँ पर हमें इसके लिए ज़रा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए दैट सामूहिक जो दंड है वो किस धारा के तहत लगाया जाता है? धारा 14 के तहत। ऑप्शन डी। शौर्य दिवस किससे संबंधित है? तो इसके लिए हमें हमेशा याद रहना चाहिए दैट शौर्य दिवस जो है वो सरदार पोस्ट के लिए हमेशा याद रखा जाता है और ये इससे संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, CRPF अधिनियम 1949 की किस धारा के अधीन बल के सदस्य को कर्तव्य निर्वहन के दौरान किए गए विधिपूर्ण कार्य के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है? धारा 17 के तहत हमें प्राप्त है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सामान नियंत्रित भंडार में नहीं आता है?
स्टील बॉक्स नियंत्रित भंडार में नहीं आता है, स्टील बॉक्स। ऑप्शन सी 87 का। क्वेश्चन नंबर 88, हु कीप्स इनर बॉक्स की ऑफ कोथ फ्रॉम रिविल टू रिट्रीट। रिवाली से रिट्रीट तक कोत की अंदरूनी बॉक्स की चाबी किसके पास रहती है? कोत अधीनस्थ अधिकारी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राइफल ऑयल यूज्ड फॉर क्लीनिंग द आर्म्स? ऑयल ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ गन कॉटन ड्राई प्राइमर फील्ड? गन कॉटन ड्राई प्राइमर फील्ड की शेल्फ लाइफ कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 mm मोटार HE बम की शेल्फ लाइफ कितनी है? तो ऑप्शन डी 30 वर्ष। यहाँ पे लिखा है फ्यूज तथा प्राइमरी कॉर्टेज के अलावा 30 वर्ष। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ CRPF लीव एंड ड्यूटी सर्टिफिकेट फॉर्म? लीव और सर्टिफिकेट ड्यूटी फॉर्म जो है, ड्यूटी सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो 28 नंबर संख्या के अंडर आता है। CRPF संचलन आदेश का फॉर्म संख्या क्या है? संचलन आदेश का जो फॉर्म संख्या है, यानी कि मूवमेंट ऑर्डर के लिए जो फॉर्म संख्या दिया जाता है वो 33 नंबर दिया जाता है, CRPF 33। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 5.56 mm इंसास LMG बैरल? 535 mm 535 mm इंसास LMG बैरल की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस टू डिस्प्ले अ नो स्मोकिंग बोर्ड फ्रॉम एम्यूनेशन डंप? यानी कि एम्यूनेशन भंडार से अधिकतम कितनी दूरी पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, 25 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 96, संभरण मैनुअल के अनुसार केंद्र रिजर्व पुलिस बल कैंप के स्टोर के पास अग्री पैकेट में कितनी बाल्टी पानी रखना चाहिए? ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द फॉर्म नंबर ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? यानी कि डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देने का फॉर्म संख्या क्या है? तो इसका आंसर है फॉर्म संख्या 26, CRPF 26। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू CRPF रूल्स 1995 केंद्र रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के अनुसार घर आने व जाने के लिए जब कार्मिकों को 5 दिन से कम समय लगते हैं तो कितने दिन अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन सी 1 दिन। क्वेश्चन नंबर 99, हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर को केंद्र रिजर्व पुलिस बल की पार्टी पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसके कारण 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के तौर पर याद किया जाता है। यह घटना किस वर्ष घटित हुई? ऑप्शन बी 1959 में। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट द बैटल ऑफ सरदार पोस्ट वॉज फॉट बाय 2nd बटालियन CRPF? द्वितीय वाहिनी केंद्र रिजर्व पुलिस बल के द्वारा सरदार पोस्ट का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? ऑप्शन सी अप्रैल 1965 को। क्वेश्चन नंबर 101, ऑन विच डेट मिलिटेंट्स अटैक्ड एट इंडियन पार्लियामेंट हाउस? भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला किस तिथि को हुआ? ऑप्शन बी 13 दिसंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 102, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPF एक्ट 1949 देयर इज प्रोविजन ऑफ रिडक्शन इन रैंक में घटौती? केंद्र रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार अर्दली कक्ष का प्रावधान है? तो यह है 11(1) यानी 11(a) के तहत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, केंद्र रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के किस नियम में अर्दली कक्ष का प्रावधान है? किस नियम में है ये? 32। क्वेश्चन नंबर 104, किस तिथि को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा केंद्र रिजर्व पुलिस बल को निशान प्रदान किया गया? 19 मार्च 1950 को ये प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मैनी राउंड्स आर फिल्ड इन मैगजीन ऑफ X95 राइफल? 30 राउंड्स को फिल किया जाता है X95 राइफल की। यह एक ऑटोमेटिक हथियार है।
क्वेश्चन नंबर 106, किस हथियार में मोर साइट प्रयोग की जाती है, MOR? तो ये X95 में प्रयोग की जाती है। जब हाथ की 5 उंगलियां खुली हुई हों, क्वेश्चन नंबर 107 है, तो हाथ की 5 उंगलियां खुली हुई हों तो उसमें कितने डिग्री नाप सकते हैं? उसमें हम 19 डिग्री नाप सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे सामने पार्ट बी में, ये सारे क्वेश्चन हमारी सर्विस के रिलेटेड हैं। अगर हम रेगुलर इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो ये हमारे दिमाग से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, हमें हमेशा रेगुलर याद रहेंगे। हम राइफल से लेके अपनी छोटी छोटी चीज़ें, फॉर्म, छुट्टियाँ, ये सब ध्यान में रखते हैं, और हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही आसानी से हमें याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर है, विच वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एक्टिव इन कश्मीर? तो इनमें से कौन सा संगठन कश्मीर में सक्रिय नहीं है? PLFI। हाउ मैनी, आपके लिए क्वेश्चन होगा, PLFI कहाँ पर सक्रिय है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, PLFI जो संगठन है वो कहाँ पर सक्रिय है? क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर्स आर देयर? फायर आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन डी 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 110, इन अ बैटल फील्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन कैन बी मेड? कितने तरह के सेक्शन फॉर्मेशन बन सकते हैं? 6 तरह के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भाग में पूरी होती है? तो सेक्शन बैटल ड्रिल जो है वो 4 भाग में पूरी होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, हाउ मैनी महिला यूनिट्स आर देयर इन CRPF? हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रेगुलरली रिपीट हो रहा है। मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, मॉक टेस्ट में लगभग ये सारे सवाल आए हुए थे। तो कितने महिला यूनिट्स हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ए TNT स्लैब? एक TNT स्लैब का वजन क्या है? 450 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 114, डिमोलिशन सेट में कितने नंबर का सेफ्टी फ्यूज़ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी 33 नंबर का। एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लान्ड, एक होता है मौके का, एक होता है तैयारी का। क्वेश्चन नंबर 116, कैलिबर ऑफ ब्राउनिंग पिस्टल इज 9 mm। एक कैलिबर कितने कैलिबर का होता है? वो 9 mm का। और X95 का कैलिबर होता है 5.56 mm। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉय ऑफ अ नॉर्मल मेल GD बटालियन? 134। पहले 135 हुआ करती थी, अब 134 हो गई, ऑप्शन सी। 119 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी सब इंस्पेक्टर्स आर देयर इन अ सेक्शन ऑफ नॉर्मल GD मेल बटालियन? तो 1, एक सब इंस्पेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ KITBCS? खबर, ऑप्शन ए खबर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, कमांडेंट के स्टिक अर्दली का चुनाव किस गार्ड से किया जाता है? क्वार्टर गार्ड से। क्वेश्चन नंबर 122, अंडर विच CRPF रूल डिटैचमेंट अलाउंस इज पेड टू अ कांस्टेबल ऑन डिटैचमेंट? तो ऑप्शन ए 46। क्वेश्चन नंबर 123, अ COI इज ऑर्डर्ड अंडर विच CRPF रूल ऑन लॉस और डैमेज ऑफ अ वेपन? CO यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हथियार के गुम क्षति होने पर केंद्र रिजर्व पुलिस बल के किस नियम के तहत अदालती जांच समिति का गठन किया जाता है? ऑप्शन बी 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 124, अ सब इंस्पेक्टर ऑन डिटैचमेंट कैन अवॉर्ड कन्फाइनमेंट टू लाइन्स फॉर हाउ मैनी डेज टू अ कांस्टेबल? 15 दिन। यानी कि एक उप निरीक्षक डिटैचमेंट पोस्ट पर किसी सिपाही को अधिकतम कितने दिनों का लाइन का दे सकता है? 15 दिन का दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, अटैच बटालियन का कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? बटालियन का कमांडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 126, हाउ मैनी कॉयज आर देयर इन RAF बटालियन? RAF की एक वाहिनी में कितने कंपनियाँ होती हैं? 4 कंपनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मैनी 2IC यानी सेकंड इन कमांड रैंक ऑफिसर आर पोस्टेड इन अ महिला बटालियन? महिला बटालियन में कितने द्वितीय कमान अधिकारी होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी? अदालती जांच समिति में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं?
3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशंस आर देयर, कितनी प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 130, LCR का फॉर्म नंबर क्या है? LCR का फॉर्म नंबर है 35। आप सभी से मैं LCR का फुल फॉर्म जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है। यहाँ पर हमारे जो CRPF से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। 70 क्वेश्चन आते हैं। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हिंदी का जो सेक्शन है वो मैंने सॉल्व किया है। हिंदी के सेक्शन के क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, मुद्रित इन शब्दों में से एक या तो गलत वर्तनी या वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त हो सकता है। उस शब्द का पता लगाएं जो अनुचित है या गलत वर्तनी का है। यदि कोई हो तो यहाँ पर सभी, प्रतियोगी, पूरा किया हुआ, दौड़, डी सिर्फ एक अपवाद के साथ। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, सिर्फ एक अपवाद के साथ। क्वेश्चन नंबर 132, वन ऑफ दीज वर्ड्स, मुद्रित इन शब्दों में से एक या तो गलत वर्तनी का है या संदर्भ में उपयुक्त हो सकता है। सेम क्वेश्चन, खराब मुद्रा नेतृत्व कर सकती है, पेशी के लिए, बात के जीवन में समस्याएं, बात के जीवन में समस्याएं। ऑप्शन डी सभी सही। तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133, सेम गलत वर्तनी और सही वर्तनी के लिए रिगार्डिंग। ऑप्शन ए पंप, बी बंद, सी परिणाम स्वरूप और चौथा एक यांत्रिक विफलता के। तो ऑप्शन डी सही है इसका, एक यांत्रिक विफलता के। क्वेश्चन नंबर 134, मुद्रित इन शब्दों में, सेम क्वेश्चन, गलत वर्तनी के संदर्भ में जो है उसमें प्रिंसिपल, एक बहुत धूमधाम से दिया, सी भाषण, डी सीखने के पोर्टल के बारे में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भाषण। क्वेश्चन नंबर 135, मुद्रित इन शब्दों में, सेम क्वेश्चन, गलत वर्तनी का। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, कोपेन। क्वेश्चन नंबर 136 से 140 तक, निम्नलिखित 6 वाक्यों को फिर से व्यवस्थित करें और उचित क्रम में एक सार्थक पैराग्राफ बनाएं, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर टिक कर रखे हैं। क्वेश्चंस के आंसर जो है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा वाक्य होना चाहिए? तो ऑप्शन सी वाला, एक दिन पहाड़ी जनजाति ने घाटी में रहने वालों पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा 5वां वाक्य होना चाहिए? तो ए, ऑप्शन ए में ए ही है गिवन कि 5वां वाक्य ए वाला होना चाहिए, जनजाति के सक्षम शरीर वाले। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाक्य होना चाहिए? तो पहला वाक्य जो है डी होना चाहिए, हम पहाड़ पर नहीं चढ़ सके, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा छठा यानी अंतिम वाक्य होना चाहिए? तो कौन सा अंतिम वाक्य होना चाहिए वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं, पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा वाक्य होना चाहिए? तो वो ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि बी ही होना चाहिए। यहाँ पे हमें पूरा एक गद्यांश गिवन है जिसे पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मैंने पढ़ रखा है, तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे टिक कर रखे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141, जेलीफिश अन्य मछलियों की तुलना में प्रदूषित पानी में अधिक जीवित रहने में कैसे सक्षम है? तो इसके 3 गिवन ऑप्शन है, ए, बी और सी, तीनों के बारे में बताना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, दोनों 1 और 2, यानी कि जेलीफिश में मांसपेशियों के ऊतकों को ऑक्सीजन गूंथने वाला होता है, और बी कम चयापचय दर के कारण। क्वेश्चन 142, मार्ग के संदर्भ में हार्वे तूफान को विनाशकारी कैसे कहा जा सकता है? तो इसके तीनों ही ऑप्शन जो सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही रहा, उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 143,
परिच्छेद के संबंध में लेखक का मुख्य विचार क्या है? तो ऑप्शन बी, लेखक ने जेलीफिश के बारे में अपनी राय दी कि वे जो जानते हैं वह मनुष्य नहीं जानते। क्वेश्चन नंबर 144, दिए गए गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही कथन जो है वह सत्य हैं। मरून जेलीफिश पीले समुद्र में पाई जाती है जहाँ प्रदूषण अनियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, तूफान हार्वे ने तेज हवाओं के साथ मैक्सिको की पूरी खाड़ी को प्रभावित किया। ऑप्शन सी, चीन से व्यापक जिला ने जापान के तट को पीड़ित किया है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, जेलीफिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नामीबिया देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हैं। अनियंत्रित मछली पकड़ने के कारण जेलीफिश के शिकारियों का ह्रास हो रहा है। और ऑप्शन सी, पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति में जेलीफिश अपनी आबादी को बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 146 से 150 तक गिवन है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा वाक्यांश बोर्ड में दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के संदर्भ में वाक्यांश का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से देता है। तो क्वेश्चन है 146, क्वेश्चन नंबर, वह टेलीविज़न पर वास्तव में अच्छी तरह से आती है। तो सी, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 147, सौदा पूरी तरह से खुला और बोर्ड से ऊपर था। तो ईमानदार। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, अधिकांश व्यवसायों के लिए केंद्रीय प्रश्न कराधान को चालू करेंगे। ऑप्शन डी, चिंता। उन्होंने अधिग्रहण के बजाय एक नियंत्रित हित की मांग की। क्वेश्चन नंबर 149 है, उन्होंने अधिग्रहण के बजाय एक नियंत्रित हित की मांग की। तो बॉयकॉट। क्वेश्चन नंबर 150, मुझे लगता है कि वह सहानुभूति पाने के लिए सिर्फ एक कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन डी, धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 से 160 तक है। 10 गिवन क्वेश्चन है, जिसके लिए गद्यांश गिवन है हमारे पास। गद्यांश को पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे लिखा है दैट निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर देते समय कुछ शब्द मोटे अक्षरों में मुद्रित किए जाते हैं ताकि आप उनका पता लगा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है, हाथी का कौन सा भाग एक बड़े पंखे जैसा दिखता था? तो चौड़े कान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 152, 6 अंधे व्यक्ति चिड़ियाघर क्यों गए? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वे जानवरों को उनके स्पर्श और अनुभव से पहचानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 153, चिड़ियाघर में प्रवेश करते ही अंधे लोगों को सबसे पहले क्या दिखाई दिया? हाथी। क्वेश्चन नंबर 154, ऐसा क्यों है कि 6 अंधे लोग में से प्रत्येक को हाथी के अलग अलग प्रभाव थे? तो ऑप्शन ए सही है इसका। इसमें भी ऑप्शन ए सही है। उनमें से प्रत्येक ने हाथी के केवल एक हिस्से को छुआ, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 155, 6 आदमी आपस में बहस और चिल्ला क्यों रहे थे? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि वह जानवर के बारे में सही था। क्वेश्चन नंबर 156, चिड़ियाघर के रखवाले ने 6 अंधे लोगों को क्या सलाह दी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ज्ञान साझा करना और एक टीम के रूप में मिलकर काम करना महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है 157 से 158 तक, यानी 2 क्वेश्चन। वह शब्द चुनें जो अर्थ में लगभग वही हैं जो मोटे अक्षरों में छपा हुआ शब्द है, जैसे कि गद्यांश में प्रयोग किया गया है। कन्विंस्ड, आश्वस्त यानी कि निश्चित, और पूल यानी कि इकट्ठा। क्वेश्चन नंबर 159 से 160 बोलना चाह रहा है, उस शब्द का चयन करें जो अर्थ में सबसे विपरीत है क्योंकि शब्द मोटे अक्षर में मुद्रित है, जैसे कि मार्ग में उपयोग किया गया है। आम सहमति यानी कि असहमति। जिज्ञासु यानी कि विलक्षण, जिज्ञासु यानी कि विलक्षण। तो बताना चाहूँगा आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये
ना ही इजी ना ही हार्ड, बट ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर आपने कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट लगाए होते तो ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाता और आप अच्छा स्कोर पर करते। उम्मीद है कि आप सबने अच्छा स्कोर किया भी होगा इस एग्ज़ाम में। तो अगर आपको इन सब में सभी क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़, या फिर कोई करेक्शन आप बताना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपकी इस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, इसमें हम अगले आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स की एक सेट को बताएंगे। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है और अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक बटन प्लीज़ दबाएं एक बार, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी आपको हमारी वीडियो आज की लगी है। तब तक के लिए आप सभी को मैं कमलेश यादव बोलना चाहूँगा, जय हिंद।